गैस्ट्राइटिस, जिसे पकाशय का प्रदाह इन्फ्लामेशन भी कहते हैं, इसे गैस्ट्रिक कैटार भी कह सकते हैं। ये एक्यूट और क्रोनिक दो प्रकार का हो सकता है। मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा। इस वीडियो के अंदर हम लोग गैस्ट्राइटिस के बारे में जानेंगे, उसके क्या कारण हैं, सिम्टम्स हैं, वो कितने प्रकार की है और उसकी क्या होम्योपैथिक चिकित्सा की जा सकती है, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। गैस्ट्राइटिस जो एक्यूट है वो दो कारणों से उत्पन्न होता है। एक प्राइमरी कारण है और एक सेकेंडरी। प्राइमरी कारण के अंदर, जिसे प्राथमिक कारण भी कह सकते हैं, ये बदहजमी के कारण हो सकता है। इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस हैं, जो पाचक रस हैं, वो ना निकलने से या खाए हुए पदार्थ अच्छी तरह से जब पचते नहीं हैं तो वो पकाशय में सड़ने शुरू हो जाते हैं। पकाशय की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जब फिर इरिटेशन होना शुरू हो जाता है तो फिर पाकस्थली का प्रदाह या गैस्ट्राइटिस हो जाती है। जो खूब ठंडी चीज़ें या खूब गर्म चीज़ें लेते हैं, अधिक चर्बी वाली वस्तुएं खाते हैं, सड़ा हुआ मांस है, सड़ी मछली, सड़ा हुआ पनीर अगर कोई खा लेता है, अल्कोहल, शराब, कुल्फ़ी, आइसक्रीम जो खाते हैं, या बर्फ़ मिला हुआ दूध पीते हैं, उनके कारण जो उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन है उनके अंदर इरिटेशन होता है और इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। इसके कारण से ही उसको गैस्ट्राइटिस होता है। गहरी गर्मी के दिनों के अंदर जो देर रात तक परिश्रम करते हैं या दिन में भी अधिक परिश्रम करते हैं, उनकी पाकस्थली गर्म हो जाती है और फिर अचानक वो एकाएक बर्फ़ का पानी पी लें या एसी वाले कमरे में चले जाएं, उसके कारण भी उनको ये इन्फ्लामेशन हो सकता है। जो गौण या सेकेंडरी कारण है इसका, गैस्ट्राइटिस का, इसके अंदर जो है पाकस्थली के अंदर जख्म हो सकते हैं, पाकस्थली के अंदर कैंसर हो सकता है, जो उसकी अन्न नली का जो पथ है वहाँ पर कोई जख्म हो, हाथों के अंदर अगर इन्फ्लामेशन बहुत लंबे समय तक रहे, उसके कारण उसको पित्त ज्वर हो जाए, उस कारण से उसका पित्त निकलना कम हो जाए या अधिक हो जाए। टाइफाइड के पेशेंटों के अंदर भी, टाइफाइड के पेशेंट हैं, खसरे के पेशेंट हैं, चेचक, निमोनिया, अलावा ट्यूबरकुलोसिस आदि बीमारियों के अंदर भी गैस्ट्राइटिस हो सकती है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के जो कारण हैं वो किन कारणों से उत्पन्न होता है, ये जब नया गैस्ट्राइटिस जो एक्यूट है वो पूरी तरह से जब उसको आराम ना आए, बहुत दिनों तक कोई शराब पीता हो, बहुत ज़्यादा धूम्रपान या कॉफ़ी पीने का आदी हो, जर्दा तंबाकू बहुत ज़्यादा लेता हो, जब मन में आए तभी वो कुछ भी खा ले, चाहे वो पचता हुआ हो या ना हो, बहुत ज़्यादा जो मानसिक चिंता करते हो, बहुत ज़्यादा क्रोध करते हो, या जो बैठे बैठे अपना जीवन व्यतीत करते हों, जैसे कोई ऑफिस वर्क के अंदर काम करते हैं, बैंक्स के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा जो एनीमिक है, ब्राइट डिजीज़ के जो पेशेंट हों, जिनके अंदर मसल्स का क्षय होता हो, मेरास्मस के पेशेंट हों, इसके अलावा थाइसिस, ट्यूबरकुलोसिस, नासूर, कैंसर आदि के पेशेंट हों, उनके अंदर, या जो पाइल्स के पेशेंट हों, वात के रोगी हों, उनके अंदर भी ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बहुता डिस्पेप्सिया के साथ में भी कई बार उसको भ्रम या प्रभेद कर सकते हैं। क्रोनिक जो गैस्ट्राइटिस है उसके जो मुख्य कारण है वो बहुत ज़्यादा धूम्रपान, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल लेना, दर्द के इसके अंदर जो उसको वमन होने पर भी घटता नहीं है, हमेशा ही उसको जोड़ों का दर्द रहेगा, दर्द, वो स्पर्श है जो वो सहन नहीं कर पाता, पेट के सामने वाले भाग के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता है, हाथ लगाने से भी उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है। वमन उसको ज़्यादातर सुबह के समय में होगा, जो खट्टी कह के साथ में होता है। बुखार भी इसके अंदर थोड़ा रह सकता है, जीभ इसके अंदर फटी फटी हो सकती है, अग्र भाग है और उसके जो किनारे हैं वो लाल हो सकते हैं, होंठ इसके अंदर फटे हुए हो सकते हैं,
मसूड़े लाल रंग के छेद भरे हुए नरम हो सकते हैं। प्यास इसमें कुछ कुछ रहती है। जो डिस्पेप्सिया के पेशेंट हैं, ये मेरे आप अलग से जो वीडियो बनाया है उसके अंदर भी देख सकते हैं, पर यहाँ मैं उसके कुछ सिम्टम्स बताऊंगा कि डिस्पेप्सिया के अंदर कोई निर्देशित या कोई मुख्य कारण नहीं होता। कई बार दर्द है वो वमन होने पर थोड़ा घट जाता है, या बहुत ज़्यादा प्रबल या ज़्यादा यात्रा वाला नहीं होता। स्पर्श सहन करने वाला जो भाव है वो इसमें कम रहता है। कुछ भी वो खाने के बाद में भोजन के उसको उल्टी हो सकती है। बुखार इसके अंदर डिस्पेप्सिया में नहीं रहता। जीभ चौड़ी थुलथुली हो सकती है। उसके ऊपर दांत गड़ने के निशान दिख सकते हैं। होंठ इसमें नहीं फटते। मसूड़े हैं वो नरम रहते हैं और रक्त शून्यता अनीमिक भी दिखाई देता है। प्यास इसमें नहीं रहती। ये सब डिस्पेप्सिया के लक्षण हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस के जो और लक्षण हैं, ये एक नए प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है। खाने पीने की जो गड़बड़ी के कारण ये बीमारी होती है। भोजन के कई घंटों के बाद में पेट में एक तरह की गड़बड़ी या अशांति दर्द महसूस होता है। उसके बाद में उसको वमन मिचली कै हो सकती है। खट्टे डकार आ सकते हैं। पेट में गैस बन सकती है। अफारा हो सकता है। इसके अलावा जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, पित्त है, उसमें अजीर्ण के लक्षण भी दिखाई देते हैं। वमन आदि आने पर उसका ये उपसर्ग हैं कुछ घट जाते हैं। ये रोग प्रायः 24 घंटे के अंदर ही कई बार आरोग्य हो सकता है। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा प्रबल हो तो उसको बहुत जल्दी जल्दी उल्टी आएगी। दर्द गर्दन के जो पिछला भाग है या जो कनपट्टी वाला एरिया है वहाँ पर भी उसको दर्द होगी। थोड़ा बुखार इसके अंदर रह सकता है। मुंह से बदबू आ सकती है। जीभ मोटी सफ़ेद मैल लिए हुए या पीला लेप लिए हुए हो सकती है। बहुत ज़्यादा परिणाम के अंदर इसमें दस्त आते हैं। रोगी को इससे आराम मिलता है और फिर उसे अच्छी नींद आ सकती है। रोगी जब सो जाता है तो उसके बाद में अक्सर वो स्वस्थ हो सकता है। इस बीमारी के अंदर जिन्हें पेट की गड़बड़ी के कारण ये हुआ है तो उन्हें दस्त आते हैं और ये बीमारी जल्द आरोग्य हो जाती है। परंतु अगर उसको कब्जी रहती है तो आराम आने में थोड़ी उसको देर हो सकती है। अगर ये रोग थोड़ा विलम्ब हो जाए, जल्दी क्योर ना हो, तो उसके लिए उसके और भी कई कारण हो सकते हैं। जैसे ऊपरी पेट में हमेशा उसको ऐसा लगेगा भरा हुआ है। पाकस्थली के पास में सूजन रह सकती है। इतना दर्द रहता है कि वो स्पर्श सहन नहीं कर सकता। पेट के अगला वाला जो हिस्सा है वहाँ पर दबाने पर उसको दर्द होता है। भूख इसमें नहीं लगती। प्यास, बदबूदार खट्टी डकारें आ सकती हैं। वमन मिचली, कलेजे के अंदर जलन हो सकती है। मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन लार बनेगी। होठों पर ज्वर के दाने दिखाई दे सकते हैं। चेहरा उसका उतरा हुआ रह सकता है। हमेशा उसको कमज़ोरी महसूस होगी। उसको जाड़ा महसूस होगा। कभी कभी उसको गर्मी भी महसूस होती है। जीभ के ऊपर मैल दिखाई देती है। मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू, सिर दर्द आदि के लक्षण भी दिखाई देते हैं। ये लक्षण प्रायः एक आध हफ्ते के अंदर ठीक हो सकते हैं। बीमारी अगर बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाए तो उसको जो वमन होता है और वमन के बाद में उसके जो सड़े हुए अंजीर वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी इसके अंदर निकलते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी रक्त और पित्त वाले उल्टी भी उसको हो सकती है। पाकस्थली के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो इसके अंदर उसके जो ड्यूडेनम वाला एरिया है वहाँ पर ये अक्सर अधिक होता है। इसके अलावा उसको जॉन्डिस हो सकता है। फूलने के लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा बदबूदार उसको वायु निकलती है। पतले दस्त आते हैं। मल के पित्त वाले बदबूदार दस्त हो सकते हैं। गैस्ट्राइटिस या जो नया पकाशय का प्रदाह है उसके अंदर गैस्ट्रिक फीवर भी हो सकता है उसको।
ये 100 से लेकर 102 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। बच्चों के अंदर भी ये गैस्ट्राइटिस के लक्षण अक्सर दिखाई देते हैं। बच्चों के अंदर जब ये इन्फ्लामेशन होता है तो ये गर्मी के दिनों में अधिक होता है। बच्चा जब बोतल का दूध पीता है, जिसको खाने पीने का ठीक प्रबंध नहीं वो होता, गंदगी वाली एरिया के अंदर वो रहता है, तो उसे ये बीमारी सहज ही हो सकती है। इसके अंदर वो दही के फटे हुए दही के तरह के उसको वमन हो सकते हैं। वमन बहुत खट्टा हो सकता है, म्यूकस मिला हुआ हो सकता है। पेट के अंदर असहनीय दर्द उसको होती है। अगर कोई भी चीज़ उसको खिलाई जाती है तो उसको पेट के अंदर उसके साथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही उसको पतले दस्त, उल्टी भी हो सकती है। बच्चा इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर, दुर्लभ दिखाई देता है। कई बार इस रोग का फिर आक्रमण उसके मस्तिष्क पर भी हो सकता है। वो प्रलाप कर सकता है, सिर हिला सकता है, ज़ोर ज़ोर से रो सकता है, चिल्ला सकता है। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के जो लक्षण हैं, ये जब पुराना रूप धारण कर लेती है तो वो जो कुछ भी खाता है वो हजम नहीं होता। अजीर्ण, डिस्पेप्सिया के लक्षण इसमें भी दिखाई देते हैं। भोजन के बाद में उसको बहुत ज़्यादा डकारें आएंगी, खट्टी डकार आएंगी। हमेशा ही उसका पेट ऐसा लगेगा भरा हुआ है और दबाव महसूस होता है, पेट फूला हुआ रहेगा। इसके अलावा उसको उल्टी हो सकती है, खट्टा वमन हो सकता है, पेट के अगले हिस्से में उसको दर्द होता है, भूख उसको बहुत कम लगेगी, उसका मन ऐसा लगेगा कि भर गया है खाना खाने से। वो थोड़ा भी खाना खाएगा तो उसका मन भर जाता है। मिजाज उसका चिड़चिड़ा हो जाएगा, कलेजा उसका धड़क सकता है। वो हमेशा ही औंधाई, सुस्त रहेगा, उसको नींद आती रहेगी। क्योंकि उसको कोई भी चीज़ हजम नहीं होती, तो इसके लिए वो फिर कुछ भी खाता है तो उससे वो डर जाता है और वो सोच समझकर या बहुत थोड़ा ही खाने की इच्छा रखता है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस की क्या चिकित्सा है, उसके क्या पाथ्य डाइट ले सकते हैं। बीमारी अगर हल्के रूप में है तो खास औषधि की इसके अंदर फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। खान पान को ही दुरुस्त कर कर हम लोग इसका इलाज कर सकते हैं। खट्टा पानी या खट्टे उल्टी अगर उसको आती है तो उसको वो थोड़ी आने दें, ताकि अंदर का जो अम्ल है, अजीर्ण, अपच है वो निकल सके। इसके लिए हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे नक्स वोमिका, पल्सटिला, रोबेनिया, सल्फ्यूरिक एसिड आदि उसको दे सकते हैं। रोग भोगते समय जो उसकी प्रदाह युक्त पाकस्थली है उसको आराम देना चाहिए। आरोग्य अवस्था के अंदर ऐसी चीज़ें खाने से परहेज करना चाहिए जो सहज हजम ना होती हों। इसके अलावा उसको तरल पदार्थ भी ज़्यादा दे सकते हैं। आरोग्य होने के बाद में दोबारा आक्रमण ना हो, इसके लिए उसको कठोर डाइट नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे कि उसकी पेट की जो तकलीफ़ है वो दूर हो सके। पाकस्थली का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो, इरिटेशन हो, तो उसको दूर करने के लिए, बदहजमी को दूर करने के लिए सड़े हुए कच्चे फल, आहार, सब्जियां आदि नहीं देनी चाहिए उसको। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की हम क्या चिकित्सा कर सकते हैं, इसके अंदर पहले उसका किस कारण से वो बीमारी हुई है उसको दूर करने की चेष्टा करें। उसके खान पीन किस कारण से उसकी जो ये बदहजमी हो रही है उसको दूर करें। अगर वो अनीमिक है, रक्तहीन है, तो उसका इलाज भी किया जा सकता है अलग से। जो ब्राइट डिजीज़ के पेशेंट हैं, बवासीर है, जिनको हार्ट की, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, उसके कारण अगर ये उत्पत्ति हुई है तो उसे पहले दुरुस्त करना चाहिए। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, चाय, कॉफ़ी, जर्दा आदि का सेवन करते हैं, तो उसमें भी उनको परहेज़ करवाना चाहिए। इसके कारण क्योंकि बार बार उनकी फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की इरिटेशन बढ़ जाता है। इसके अंदर होम्योपैथिक चिकित्सा के अंदर जो नई और पुरानी, एक्यूट और क्रोनिक दोनों ही बीमारियां हैं, उनमें प्राय सिम्टम्स के हिसाब से ही हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। पाकस्थली के अंदर अगर ऐंठन आ जाए, जलन रहने वाला, उसमें अगर दर्द हो, ज़रा सा भी दबाने पर दर्द अगर बढ़ जाता हो, तो इसके अंदर उसको बेलाडोना
आर्निका और आर्सेनिक दी जा सकती है। पिट ऑफ द स्टमक, उसके अंदर अगर उसको मरोड़ जैसा दर्द हो, तो बाहर से दबाव देते हैं, उसके कारण उसका रोग दर्द बढ़ जाए, तो उसके अंदर बेलाडोना, फॉस्फोरस, हिपरसल्फ, नक्स वोमिका, कैलकेरिया कार्ब और आर्निका लाभदायक है। इसी प्रकार दर्द दबाने से अगर ना बढ़ता हो तो कार्बोवेज, चाइना, कैप्सिकम, लाइकोपोडियम, सल्फर और कोलोसिंथ कार्य करती है। पाकस्थली के अंदर अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी, अम्ल इकट्ठा हो जाए, उसको खट्टी डकारें आती हों, मुंह का स्वाद है वो खट्टा हो जाए, कलेजे के अंदर जलन हो, पेट की गड़बड़ी हो, खट्टी डकारें बहुत ज़्यादा आती हों, तो नक्स वोमिका, कैलकेरिया कार्ब, चाइना, फॉस्फोरस, सल्फर, काली कार्ब और कार्बोवेज आदि दी जा सकती हैं। गैस्ट्राइटिस की जो प्रधान दवा है वो रोबिनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, आयरिस वर्स और नेट्रमफॉस है। भोजन के बाद में अगर उसकी एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाए तो नक्स वोमिका, काली कार्ब, नेट्रम म्यूर, सल्फर और फॉस्फोरस लाभदायक होती है। अगर उसको तेज़ गंध वाले डकार आते हों तो पल्सटिला, कार्बोवेज, नेट्रम म्यूर, मैग्नीशियम म्यूर, सल्फर, एसाफिट आदि भी कार्य करती हैं। बदबूदार अगर उसको डकार आते हों तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्निका और चाइना कार्य करेगी। मुंह की और पाकस्थली की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन, दर्द हो, तो पल्सटिला, नेट्रम म्यूर, आर्निका और सल्फर कार्य करेगी। पाकस्थली के अंदर अगर पित्त का संचय हो जाए, मुंह का स्वाद इसमें तीता हो, तीती उसको कह आती हो, तीते डकार आते हों, तो कैमोमिला, पल्सटिला, आर्सेनिक, इपिकॉक, नक्स वोमिका, वरेटम एल्ब और नेट्रम सल्फ आदि कार्य करेगी। पेट अगर उसका फूल जाए, अफारा बहुत ज़्यादा हो, तो कार्बोवेज, नक्स वोमिका, चाइना, एसाफिट और लाइकोपोडियम लाभदायक होती है। डकार आने पर उसके अगर उपसर्ग घट जाते हों तो लेकेसिस, कार्बोवेज, इग्नीशिया, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका और सल्फर कार्य करेगी। जब वो मल द्वार से वायु निकालता है, उसके कारण अगर उसके सिम्टम्स के अंदर उसको आराम मिले तो नक्स वोमिका, कार्बोवेज, पल्सटिला, चाइना, कैमोमिला और लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पेट के अंदर जब बहुत ज़्यादा वायु इकट्ठी हो जाए और उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो नक्स वोमिका, कार्बोवेज, पल्सटिला, इग्नीशिया, नेट्रम म्यूर, फॉस्फोरस, आर्निका, चाइना, कैमोमिला, काली कार्ब और कोलोसिंथ जो भी वो खाता है, अगर वो देर से हजम हो तो नक्स वोमिका, इग्नीशिया, फॉस्फोरस, चाइना और ओपियम कार्य करेगी। बिल्कुल भी अगर उसको भूख ना लगे, डिस्पेप्सिया के लक्षण इसमें भी दिखाई दें, तो नक्स वोमिका, चाइना, नेट्रम म्यूर, आर्सेनिक और सीपिया कार्य करेगी। पेट उसका खाली हो और उसको भूख मालूम होती हो लेकिन खाने की इच्छा बिल्कुल ना हो तो नेट्रम म्यूर, ओपियम और आर्स कार्य करेगी। बहुत ज़ोरों से राक्षसी भूख लगी हो तो नक्स वोमिका, आयोडियम, कैलकेरिया कार्ब, चाइना, नेट्रम म्यूर, ओपियम, सल्फर कार्य करती है। भोजन के बाद में अगर उसको अशांति महसूस हो तो नक्स वोमिका, कैलकेरिया कार्ब, फॉस्फोरस, नेट्रम म्यूर, सल्फर, सीपिया आदि लाभदायक है। दिन के समय में अगर वो ओघाई लेता रहे, सुस्त रहे, तो नेट्रम म्यूर, पल्सटिला, सीपिया, कैलकेरिया कार्ब, कार्बोवेज, कैलकेरिया कार्ब आदि कार्य करती हैं। बहुत ज़्यादा अगर उसको कमजोरी हो जाए और कोई भी काम करने की उसको इच्छा ना रहे तो चाइना, चीनियम सल्फ, आर्सेनिक, फॉस्फोरस और आयोडियम कार्य करती हैं। यहाँ पर मैंने जो भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं कि जो इनके सिम्टम्स हैं और उसके अंदर क्या
दवा उपयोग होती है उसके बारे में बताया है। अब मैं दवाओं को थोड़ा सा विस्तार से भी बताने की कोशिश करूँगा कि जब हम लोग एकोनाइट देते हैं तो उसकी पाकस्थली के अंदर सुई गड़ने जैसा दर्द होता है, जलन पैदा करने वाला दर्द होता है, उसमें उसको बुखार रह सकती है, प्यास रह सकती है और उसको मृत्यु का भय भी रह सकता है। ठंडा पानी पीने के बाद में या किसी भी दूसरे कारणों से अगर उसकी पाकस्थली के अंदर सर्दी लगने की वजह से ये बीमारी हो तो ये एकोनाइट लाभदायक है। एंटीम क्रूड इसके अंदर जब उसको एकदम भी भूख ना लगे, जीभ के ऊपर सफ़ेद दूध वाला मैल दिखाई दे, एक मोटी परत के अंदर वो हो, बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, प्यास रात के समय में अधिक हो, मिचलियाँ कै आती हो, खाए हुए पदार्थ वाला डकार आता हो, वो उल्टी के अंदर भी निकल सकता है। एपिस के अंदर उसका पिट ऑफ द स्टमक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, स्पर्श वो सहन नहीं कर सकता, बिना दर्द के उसको पीले रंग के बदहजमी वाले दस्त आ सकते हैं। आर्निका के अंदर चोट लगकर या फिर उसको अगर कोई फ्रैक्चर हो गया हो, उसके बाद में अगर उसको ये बीमारी हो रही हो, ऊपरी पेट उसका भारी रहता हो, डकार जो उसको आ रहे हैं वो सड़े हुए अंडे की तरह के बदबूदार हों, माथा उसका गर्म हो पर शरीर उसका ठंडा हो सकता है। आर्सेनिक के अंदर उसको जो नोज़िया, वॉमिटिंग है, मिचलियाँ है, वो सारे उपसर्ग उसमें बढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, बेचैनी, अस्थिरता इसमें रहती है, प्यास उसको बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन वो परिणाम में थोड़ा ही पीता है। बर्फ़ वाला पानी, आइसक्रीम, विनेगर, खट्टी चीज़ें, बियर या शराब पीने के बाद में से भी उसको फिर ये बीमारी अधिक हो सकती है। बेलाडोना के अंदर पाकस्थली के अंदर छुरी काटने जैसा दर्द हो सकता है, थोड़े से भी दबाने पर, हिलने डुलने पर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको नोज़िया, वॉमिटिंग, ओकाई आ सकती है, हिचकी इसके अंदर आ सकती है, उसको प्यास उसमें बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन पानी पीने के बाद में उसके उपसर्ग बढ़ जाते हैं, इस वजह से वो पानी नहीं पीता। कार्बोवेज के अंदर उसको बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आती हैं, बदबूदार डकारें आएंगी, पाकस्थली के अंदर इसमें भी जलन होती है, पेट फूल जाता है, खट्टी चीज़ें खाने की इच्छा होती है, खान पान के अंदर जो गड़बड़ी है उसकी वजह से उसको ये बीमारी हुई है। कैमोमिला के अंदर उसका जो मुंह का स्वाद है वो तीता हो जाएगा, हरे रंग के म्यूकस वाले उसके और पित्त वाले कै वाले उसको वमन हो सकते हैं, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा वायु इकट्ठा हो जाएगी, पेट के अंदर गड़गड़ की आवाज़ आती है, उसको डकार भी बहुत ज़्यादा आते हैं, रोगी बहुत ज़्यादा क्रोधी, चिड़चिड़ा हो जाता है, मानो हमेशा ही वो गुस्से में हो। चाइना के अंदर उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन खाते ही वो को अस्वस्थ महसूस करना शुरू कर देता है, पेट के अंदर उसको भारीपन महसूस होगा, खट्टी डकारें आएंगी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। हाइड्रेस्ट्रिक के अंदर उसकी जो पाकस्थली है उसके अंदर काटने सा दर्द होता है, वो जो कुछ भी खाता है वो एसिडिक हो जाता है, कब्ज रहती है, इसे हम अदर टिंचर के अंदर 8-10 बूंदें 1 औंस पानी के अंदर मिलाकर उसको खाना खाने के बाद में दे सकते हैं। यूफोर्बिया कॉरोलेटा के अंदर एकाएकी उसको मिचली हो सकती है, पानी की तरह के पतले पखाने आ सकते हैं, वो बेहोश हो सकता है, नाड़ी उसकी धीमी कमज़ोर हो सकती है, शरीर, हाथ पैर उसके ठंडे हो सकते हैं, पैरों के अंदर, हाथों के अंदर ऐंठन आ सकती है। इपिकाक के अंदर उसका हमेशा ही जी मचलता रहेगा, सहज ही उसको उल्टी वमन हो सकता है, खट्टी डकारें आती हैं, बहुत ज़्यादा मुंह के अंदर लार बनती है, अतिसार भी होता है, पके हुए जो फल है, खट्टे हैं, वो तीती आदि जो चीज़ें हैं उनको खाने के बाद में उसको बीमारी होती है। आयरस वर्स के अंदर पाकस्थली से लेकर गले तक उसको जलन होती है, सिर दर्द इसके अंदर हो सकता है, कै, दस्त, उल्टी आदि के साथ में कमजोरी हो सकती है। काली कार्प के अंदर पाकस्थली के अंदर हमेशा ही उसको खाली महसूस होती है, उसको लगता है उसका पेट एम्प्टी हो,
लेकिन भोजन के बाद में उसका पेट भर जाता है और भारी हो उठता है। उसको कै होती है। पखाना इसमें सूखा हो सकता है। पेशाब जब आता है वो भी गंदला होता है, टर्बिड होता है। रोगी को हमेशा ही सर्दी महसूस होती है। नक्सवोमिका के अंदर जब वो नाना प्रकार की दवाएं लेता है या टॉनिक्स लेता है या कोई पेटेंट दवाएं बार बार लेता रहता है, उसके व्यवहार से अगर उसका पाकस्थली के अंदर इरिटेशन हो, उसका भोजन पचना कम हो जाए या जो बहुत ज़्यादा कोई शराब नशा आदि लेता हो, उसके व्यवहार से, या रोगी बहुत ज़्यादा क्रोधी हो, चिड़चिड़ा हो, सेडेंट्री लाइफ जी रहा हो, तो नक्सवोमिका इसके अंदर लाभदायक है। पोडोफाइलम के अंदर वो जो कुछ भी खाता है वो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसको गर्म खट्टी डकारें आती हैं, प्यास बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, उसके पाकस्थली के अंदर बहुत जोर का अचानक दर्द हो सकता है। इसके कारण उसको उल्टी भी हो सकती है। रोगी तकलीफ़ से चिल्ला भी सकता है। जो उसको उल्टी होती है उसके अंदर पित्त भी मिला हुआ हो सकता है और खून भी हो सकता है। इसके अलावा पल्सटीला के अंदर उसे भूख नहीं लगती है, प्यास भी इसमें बहुत कम रहती है, मुंह का स्वाद तीता हो जाएगा। वो जो कुछ भी खाता है उसे ऐसा लगता है कि वो तीता है। घी की बनी हुई गरिष्ठ भोजन अगर वो करता है तो वो उसको जल्दी पचता नहीं है। र्यूमेक्स के अंदर जो उसके ऊपरी पेट से लेकर छाती तक और छाती के चारों तरफ बड़े वेग से उसको दर्द होता है। रोगी इससे बहुत ज़्यादा छटपटाता है। कभी कभी उसके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा ऐंठन भी होती है और इस तरह का दर्द उसको मालूम होता है। ऐसा लगता है उसका पेट बहुत ज़्यादा भर गया हो। भार उसको गले तक महसूस होता है। जब वो पानी पीता है तो प्रत्येक घूंट के साथ में उसको लगता है कि यह भार थोड़ा सा उसका नीचे पाकस्थली की तरफ चला गया हो, परंतु फिर से थोड़ी देर बाद में ऊपर की तरफ उसको ये वेग दिखाई देता है। उसको डकारें बार बार आती हैं। भोजन के बाद में उसका पेट फूल जाता है, पेट पर दबाव महसूस होता है, अफारा महसूस होता है। यहाँ पर मैंने जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं वो उसके सिम्टम्स के हिसाब से ही चयन कीजिएगा और किसी योग्य होम्योपैथिक की देख रेख में ही लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। स्टे हेल्दी।